तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं अबूज़र मोहम्मद, आपका होस्ट रियल टॉक्स विद अबूज़र लेके हम दोबारा से आपके सामने हाजिर हुए हैं PWOA डिजिटल की जानिब से, और ये शो स्पॉन्सर्ड है WB बाय हिमानी की जानिब से। आज जिस मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो है कश्मीर इशू। तो ये कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी जो कि 70 सालों से तड़प रही है, सुलग रही है, वहाँ पे ज़िंदगियाँ सिसक रही हैं। आज इस हसास मौज़ू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफ़क़ जाफ़री साहिबा, पहचान टीवी की CEO, सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं साथ डॉक्टर तारिक राना साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम शफ़क़ जाफ़री साहिबा और डॉक्टर तारिक साहब। तो मैं चाहूँगा कि शफ़क़ जाफ़री साहिबा आप अपना तारुफ़ करा दें हमारी ऑडियंस को, और साथ ही डॉक्टर साहब आप भी अपना तारुफ़ करा दें। सब देखने वालों को शफ़क़ जाफ़री का बहुत-बहुत सलाम। तारुफ़ ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर इंसान में दर्द इंसानियत है और वो दूसरे इंसानों का दर्द समझते हैं, तो फिर वो अशरफुल मखलूक़ात और इंसान कहला सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा तारुफ़ ये है कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत का दर्द रखती हूँ। मेरा तारुफ़ ये है कि मैं कश्मीरियों के ऊपर होने वाले ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ कि मैं इंसान हूँ। मैं मतलब इंसान होने का सबूत ये दिया जा रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि कश्मीरियों पर ज़ुल्म हो रहा है, और ये इस तारुफ़ को मैं बहुत सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखती हूँ। उसके अलावा आपने बता दिया कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इसके अलावा मैं पहचान टीवी की CEO हूँ, और वो भी इसलिए कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिस पे आम लोगों की आवाज़ सुनी जा सके, हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जैसे कि आपका है। इंसानियत रखते हैं तो फिर हम इंसान हैं, तो हम अपने इंसान होने का सबूत दे रहे हैं, इसलिए हम आपके इस शो में मौजूद हैं कि हम कश्मीर के लोगों का दर्द रखते हैं, और ये हमारा तारुफ है कि हम इस दौर के इंसान हैं, और इस दौर में यजीदियत भी और हुसैनियत भी दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर हमें हुसैनियत के अलमबरदार होने का सबूत देना है, तो हमें आज आपके साथ मिलकर कश्मीर के हक की आवाज बुलंद करनी होगी। ये है हमारा तारुफ। जी अफजल। जी, शुक्रिया शफ़क़ जाफ़री साहिबा। जी, डॉक्टर तारिक राना साहब। जी, मैं तारिक राना मेरा नाम है जी। मैं कैनबरा में मुकीम हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और तकरीबन 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। प्रोफ़ेशन के हवाले से मैं वाटर साइंटिस्ट हूँ, लेकिन कम्युनिटी के लिए ज़ाहिर है कि यहाँ रहते हुए हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, और जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें जो आजकल मेरा मेन रोल है वो कश्मीर कंसोलिडेटरी काउंसिल है हमारी कैनबरा में, तो उसका मैं एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ। और दूसरी तरफ मेरा बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ रिसर्च, जिसमें ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो बाकी बहुत सारी और वजूहात के साथ-साथ इसका पानी की जो तक़सीम है उसके साथ भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो उसके हवाले से मैंने काफ़ी काम किया है, और बहुत दफ़ा मैंने इस पे बात भी की है, पाकिस्तान हाई कमीशन में भी, ओपन फोरम में भी, बहुत जगह मैंने इस चीज़ पे बात की, और आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह आज। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक राना साहब। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप कश्मीर के हवाले से बहुत रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारी आपने काम किए हैं, और इसी तरह शफ़क़ जाफ़री साहिबा की पहचान टीवी पे हम लोग अक्सर कश्मीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते रहते हैं, और शोज़ देखते रहते हैं। तो डॉक्टर तारिक राना साहब, आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये कश्मीर इशू है क्या? ये कश्मीर इशू आखिर है क्या? इसकी क्या बेस है इसकी? देखें जी, जो है वो बाकी चीज़ें तो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और हमेशा ये होता है कि ओनरशिप जो है ये बड़ी एक गलत चीज़ है। वो किसी के कब्ज़े में कुछ भी आ जाए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, और कश्मीर के साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही मसला हो रहा है कि उस वक़्त जो है वो पार्टीशन के टाइम इसका डिसीजन नहीं हो सका, और उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया, और बेसिकली
बेसिकली तो यही था कि कश्मीरियों को जो है वो कोई रेफरेंडम करवाया जाए और इनकी राय ली जाए और उसके बाद जो है ये स्टेट बनाई जाए। और ये डिपेंड करता था कि जो है वो उनकी राय किस तरफ जाती है, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि ये जो डिले होता गया, कोई इस पे कोई अमल ना हुआ, जो ये स्ट्रेटजी शुरू में प्रपोज की गई थी, उसके साथ साथ फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई। उसमें सबसे बड़ा जो मैंने पहले अर्ज़ की है, वो हम इस चीज़ को कभी भी इक्वेशन से नहीं निकाल सकते कि पानी का एक बहुत बड़ा मसला रहा है और इस पे बहुत सारी डिबेट भी होती रही है। एक्चुअली पाकिस्तान जो है इसमें भी पंजाब है और इंडिया में भी पंजाब है, और हमें ये पता है कि पंजाब का मतलब है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो दोनों कंट्रीज में जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स प्रोविंस हैं वो भी पंजाब में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और उनको जो एग्रीकल्चर, आपको पता है कि पानी के बगैर हो नहीं सकती, और जो पानी है ये सारे के सारे दरिया जो हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट हो रहे हैं कश्मीर से। तो अब मसला ये है कि 1960 में जो इंडस बेसिन ट्रीटी हुई उसके तहत जो है वो कुछ दरियाओं का पानी पाकिस्तान के साथ पास था और कुछ का जो है वो इंडिया के पास रहना था। अब मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि वो कैसे हुई, कौन सा रिवर है या क्या है, वो कुछ ख़ास ऐड नहीं करेगा इस मौजू पे। लेकिन ये है कि अब मसला ये है कि अगर वो कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाता है, फर्ज करें, या एक कंट्री के पास चला जाता है, से कि वो पाकिस्तान के पास आ जाता है, तो इंडिया के पास जो है वो तो फिर इंडिया वही काम पाकिस्तान भी कर सकता है जो इंडिया कर रहा है। जैसे कि इंडिया ये कर रहा है कि उस ट्रीटी के तहत आप पानी को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे, जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये इस जस्ट लाइक आप एक कह लें कि एक जो है वो दरिया है, दरिया पे जो अगर पानी को आपने इंटरसेप्ट करना है, आप नए डैम बना लेंगे, आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो बेसिकली जो है वो फ्लो इंटरसेप्ट हो जाएगा और पानी की कमी आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली इंडिया जो है वो कर चुका है ये बात, कि वो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, उसको ट्रीटी को वायलेट किया, उस ट्रीटी के तहत अब पाकिस्तान की जो है वो पानी जो अवेलेबल था उसमें कमी आ गई है। तो इसके हिसाब से जो कश्मीर का इशू है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि एक फियर है, इंडिया को भी है और पाकिस्तान को सच इस तरह नहीं है, क्योंकि रिवर जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो उनको ये एक तो फियर है कि दे विल लूज कंट्रोल ऑन वाटर, और व्हेन दे विल लूज कंट्रोल ऑन वाटर डेफिनेटली इरिगेशन प्रोविंस है जो उनका पंजाब, वो जो है वो कंप्रोमाइज होगा, और डेफिनेटली उनकी फूड प्रोटेक्शन जो कंप्रोमाइज होगी। उसके हवाले से उनका जो सबसे बड़ा जो है वो एक स्ट्रेटेजी वो रही है, और ये जो 5 अगस्त को पिछले साल हुआ, सेक्शन 3 to 7 को जो है वो उन्होंने अबॉलिश किया, फिर 370 को अबॉलिश किया, 35A को अबॉलिश किया। वो इसीलिए किया कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो लोगों को बेसिकली, कल अगर ये बात होती है कि कश्मीर में जो है वो रेफरेंडम करा दिया जाए और उनकी राय ले ली जाए, तो वो ये हो कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी हो कि जो ये कह सके, जो कि सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन डिसीजन दे सके या पार्शियल डिसीजन दे सके। और उसी के तहत जो है वो बाद में मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा कि जब ये लास्ट ईयर अबॉलिश हुई तो अभी तक जो है वो मोर देन 25,000 लोगों को वहाँ के डोमिसाइल दिए जा चुके हैं, जो कि पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। जो कश्मीर का ओरिजिनली कश्मीर से था वही कश्मीर का डोमिसाइल जो है वो होल्ड कर सकता था। अब उन्होंने जो है वो 35A के तहत जो है वो डोमिसाइल का भी लोगों को हक दे दिया, और अब वो ज़्यादा लोग लेके वहाँ पे जो है वो लोग आ रहे हैं जो बेसिकली कश्मीरी नहीं है। एज आल्सो यू नो कि 62% जो रफली पॉपुलेशन कश्मीर की जो है वो मुसलमान है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन को, मुसलमान पॉपुलेशन को जो है वो उसको कहते हैं कि फोर्स डिसअपीयरेंस कर रहे हैं, उसको वहाँ से जो है वो निकाल रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को जो है वो अजीरन बना के। ये भी एक तरीका होता है ना कि आप वहाँ पे हालात ऐसे पैदा कर दें कि लोग वहाँ रहना ही ना चाहें। तो जब वहाँ नहीं रहेंगे, आप नए लोग अपनी मर्जी के वहाँ ले आएंगे, तो फिर जो है वो UN के तहत या किसी भी बॉडी के तहत आप जो भी करवाना चाहेंगे तो फैसला आपके हक में होगा। तो ये जो इशू है ये हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए कि बेसिकली ड्राइवर क्या है
और वहाँ के जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो तो बेचारे ऐसे ही पिस रहे हैं। ये तो इशू ही थोड़ा इस हिसाब से डिफरेंट है कि उसके साथ जो है वो इकोनॉमी अटैच है, उसके साथ डेफिनेटली जिद अटैच है, और उसके साथ जो है वो आपके बहुत सारे दूसरे ड्राइवर्स हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी कश्मीर जो है बड़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपके साथ Exactly. चाइना लग रहा है, पाकिस्तान लग रहा है, इंडिया लग रहा है, तो वो डेमोग्राफिकली भी वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो इस हिसाब से अब जो भी हो रहा है वो बेसिकली इज प्लान्ड, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उस प्लानिंग के तहत फिर वो वही हिसाब होता है कि जब भी आपने फिर तो धांधली के बगैर भी इलेक्शन करवाएंगे तो वो आपके हक में चला जाएगा। जी एग्जैक्टली बात ही यही है ना कि हमारे पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों के ज़ाती मफाद इससे कश्मीर से जुड़े हैं। बहुत सारे ऐसे मफाद हैं जिसकी बेसिस पे आज भी वहाँ पे जो है जुल्म जबर बरपा है। तो जी शफक जाफरी साहब, आप ये बताएं कि आखिर ये जितनी भी बातें हैं कश्मीर से रिलेटेड, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत इंडिया? पहले तो सबसे पहले जो आपने जुमला कहा कि जाती मफाद वाबस्ता है, मैं यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगी एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी। लेकिन मैं यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी नहीं बैठी थी, मैं एज अ जर्नलिस्ट और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बैठी थी। लेकिन यहाँ मैं मजबूर हो गई हूँ कि यहाँ पे आपको मैं रोकूं। जो बात इन्होंने कही है डॉक्टर तारिक राना ने, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो अमल इंडिया का है इस वक्त या मोदी सरकार का है, वो हरगिज़ पाकिस्तान का नहीं होता। हरगिज़ ये पानी पे जो किया जा रहा है वहां पे पाकिस्तान के अगर कब्जे में ही होता तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता। उसकी 2-3 वजह है कि एक तो सेंसिबल मीडिया है पाकिस्तान का एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के मीडिया के पे जो हो रहा होता है, जो मजाकिया खेज सूरत हाल होती है और जिस तरह वो क्रिएट कर रहे होते हैं, वो असल मुद्दे को छुपाकर वो सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे 2-3 चीजें अभी हाईलाइट भी करूंगी जो शायद आप लोगों की नॉलेज में शायद ना हो सकता है कि हो, कि वहां पे क्रिएट क्या कर रहे हैं। देखें, जो आप यानी किस्सा पुरानी वाली बातें कर रहे हैं ना, मैं उस पर तो बात करना ही नहीं चाहती। जैसे प्रोग्राम से पहले भी मैंने कहा किसका कसूर था, क्या कसूर था, इस पे तो अलग से बहस करके प्रोग्राम किया जाएगा, बहुत कुछ है उसके लिए। मैं बात करना चाहूंगी इंसानी बुनियाद पर। अब जो 1 साल लॉकडाउन को हुआ है, जो उन्होंने जिक्र किया 370 और 35A का, जो उन्होंने अचानक से रातों रात जो है कश्मीरी उठे और उनको पता चला है कि वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब मोदी सरकार की हुकूमत है और उस हुकूमत में ये फैसला हुआ है कि ना जमीन तुम्हारी, ना जबान तुम्हारी, ना तहजीब तुम्हारी, ना सकाफत तुम्हारी, सब कुछ तुमसे छीन लिया गया है और दरबदरी का पैगाम दे दिया गया है, उठो और निकल जाओ। मैं बात करूंगी इस मुद्दे पे क्योंकि हम इसको क्यों साइड में कर रहे हैं ना, हम पुराने झगड़ों को लेकर आएंगे। देखिए, अगर आप मुझसे बहैसियत पाकिस्तानी पूछेंगे तो अगर पाकिस्तान में भी करप्ट हुकूमतें थी तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको गिराने की एज अ जर्नलिस्ट पूरी कोशिश की, उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है, जिस तरह उसको लाया गया है, वो सबको पता है कि हम सबकी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं। और जो दोस्ती का पैगाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने दिया था, उसके बाद तो इस बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती कि हमारा पाकिस्तान का रवैया क्या था। आप मुझसे बात करें कि अब क्या हो रहा है और अब क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये भी एक प्री प्लान मंसूबा था कि इस तरह किया जाए। देखिए, मेरी बात हुई है इन पिछले दिनों में, इस 1 साल में हम सब ने, डॉक्टर तारिक ने, हम सब ने मिलकर ये कोशिश की कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, क्योंकि ये तो वो कंट्रीज है ना जहाँ पे हमें आजादी है हक राय की, हमें आजादी है इजहार राय की, हमारा यहाँ मीडिया आजाद है, हम बात कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी मीडिया आजाद है और बहुत कुछ, मतलब पाकिस्तान के एंटी भी बात हो रही होती है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में हो रही होती है ना, इंडिया की तरह नहीं कि वो सिर्फ हकायक को छुपाकर जो है मोदी को एक हीरो बना रहे हैं, मोदी को सलमान खान की तरह फिल्मों का हीरो बना रहे हैं और जो आता है और ये करता है और सारे अच्छे, सब झूठ ना, जैसे उनकी फिल्में झूठ होती हैं वैसे उनका वो भी झूठ है। मैं किसी नेशन के खिलाफ नहीं, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी ददिहाल सारी की सारी इंडिया में रहती है। मैं उस अमल के खिलाफ हूँ, उस यजीदियत सोच के खिलाफ हूँ जो मोदी ने इस वक्त की हुई है। तो अब इस 1 साल में क्या हुआ, क्यों हुआ, हम इस पे बात कर लेंगे तो वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। अभी जो पिछली हुकूमतों ने किया, जो हुआ वो अलग बात है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी कसूरवार कौन है? तो अभी तो साफ नजर आ रहा है कसूरवार वो आरएसएस वाली सोच है,
जो उनको जीने का हक ही नहीं दे रही है ना, जीने का हक छीन रही है। मेरी बात हुई है उन जर्नलिस्ट से जो कि खुद श्रीनगर में मौजूद है, क्योंकि देखिए जितने भी उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और यासीन मलिक साहब तो डेथ सेल में, उनको अभी थोड़ी देर पहले भी मशाल मलिक के साथ हमने प्रोग्राम किया है, उनको तो मिलने की इजाजत नहीं है। और आपके यहाँ अगर आपका जासूस पकड़ा भी जाता है, आपको पता है पाकिस्तान में, तो इंडिया से बाकायदा उसकी माँ और उसकी बीवी को बुलाकर ये है पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी सोच, उनको मिलने की इजाजत दी जाती है। मशाल मलिक तड़प रही है और अगर उनको जाएंगी तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सोच आप देखें ना। मेरी जो वहां के जर्नलिस्ट से बात हुई है, डॉक्टर तारिक आपकी तवज्जो चाहूंगी, उनका कहना यह है एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो एक खौफ क्रिएट कर दिया गया है कश्मीरियों के दरमियान, उनको ये कह दिया गया है कि बस पाकिस्तान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। उनको इतना डर, यानी इतनी बड़ी फौज, इतना डराया धमकाया जा रहा है कि वो ये सोचना ही छोड़ दें कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मदद आएगी। भाई वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं ना, पाकिस्तान ही उनकी मदद कर सकता है, वो देख रहे हैं, या हम आजाद जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मुल्कों से उनके लिए बोल सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो ये क्रिएट कर दिया है उनको कि हम तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी फौज ले आए हैं, ये उम्मीद छोड़ दो कि पाकिस्तान तुम्हारी मदद करेगी। तो आप सोचें कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है, जब कितने लोग डिप्रेशन का शिकार है वहां पे, क्योंकि उनको उम्मीद की किरण दिखाई देना बंद हो गई ना। ये तो मैं कहती हूँ सलाम है उनके हौसले पे, कि जो अपने सामने अपनी माओ बेटियों की इस्मत दरी होते हुए देखते हैं, जो अपने सामने अपने बच्चों की लाशें उड़ते हुए देखते हैं, वो बूढ़े कांधे जो ये सोचते थे कि अब हमारे जाने का वक्त है, वो अपने जवानों के लाशों को उठा रहे हैं। मैं कहती हूँ उनके हौसले को सलाम है कि वो उसके बावजूद भी इस उम्मीद पे है कि आजादी आएगी। उनके लिए आजादी मिल जाना एक बहुत बड़ी चीज है। ये आजादी जो हम जश्न आजादी बना रहे करीब में, हमें 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 एहसास नहीं है। उनसे पूछे जिनको आजादी नहीं मिली, ये आजादी मिल नहीं रही, इसके पीछे क्या वजूहात है? मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि हम वजूहात पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले अबूजर मैं चाहूंगी कि आरएसएस की सोच वाजे हो, फिर आपको वजूहात नजर आ जाएगी। देखिए, पहली चीज उनकी उम्मीद खत्म कर दी गई। दूसरी चीज उनको ये कह दिया गया कि अब आजादी के ख्वाब तो छोड़ो, तुम्हारी तो जमीन तुम्हारी नहीं रही। अब वहां पे हो क्या रहा है कि जिस तरह वो उन्होंने बताया डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, जिस तरह यानी अब जो चाहे वो कश्मीर की जमीन, वो 370 और 35 खत्म हो गया, जो चाहे कश्मीर की जमीन खरीद ले, जो चाहे वहां आबादी कर दे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो कि मेरी वहां के जर्नलिस्ट जो थे, गौहर गिलानी है या इफ्तिखार गिलानी है, उनसे उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा कि एक तो इन्होंने ये कर दिया कि डिप्रेस कर दिया वहां के लोगों को कि उनकी उम्मीद खत्म हो जाए। दूसरी चीज जो ये पिक्चर इंटरनेशनल मीडिया को दिखाई गई, वो ये दिखाई गई है कि कश्मीर बहुत पसमादा इलाका है, बहुत बुरे हालों में था, बहुत गंदा था, और मोदी ने जाके वहां पे बहुत अच्छे कारनामे किए, काम किए। इवन के मुझसे इंडियन फ्रेंड्स, हमारे बहुत इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो ये कहते हैं आपको क्या पता, कश्मीर के कुछ एरियाज तो ऐसे थे। जी डॉक्टर तारिक, आप मुझे सेकंड करेंगे इस बात को। कश्मीर, वो उनका कहना है कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे ना बिजली थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना बुनियादी सहूलियतें थी। मोदी वो पहुंचा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं, जबकि मैं आपको बताऊं, कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर बिजनेस से वाबस्ता है। ठीक है, कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद किफालत रखने वाले लोग थे। कश्मीर के जो लोग जमीन जायदाद जागीरदार टाइप के लोग, अच्छा वहां पे जो टूरिज्म था वो बहुत हाई था। तो वो ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब लोग थे, वो ऐसा नहीं था। वो मतलब ठीक ठाक खाते पीते घराने वहां पे रहते और बसते थे। इसीलिए इसको प्री प्लान उनको उसको जो है वो खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो और ये कहना, मुझे वहां के लोग बता रहे हैं कि ये कहना कि कश्मीर में बहुत ही बुरा हाल था, ऐसा बिल्कुल नहीं। टूरिस्ट जाते थे। जाफरी साहिबा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात ये कि आप उस मीडिया की बात कर रही हैं जो कि कबूतर पकड़ने पे कहते थे कि जी जासूस है, पाकिस्तानी जासूस है। तो ये तो एक आम ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बेसिकली जिस चीज पे बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को, हर इंसान के अंदर एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। जज्बात और एहसासात एक तरफ, लेकिन बात ये है कि फैक्ट ये है कि हम जहाँ पे अपने जज्बात के साथ ये सोच रहे हैं कि वहां पे कश्मीर में काफ से करबला का मैदान बना हुआ है, तो वो जो करबला का मैदान बना हुआ है उसके पीछे आखिर वजूहात क्या है, आखिर पॉइंट क्या है, किस बेसिस पे जो है वहां पे ये मोदी ने 1 साल के अंदर अंदर इतना कुछ तबाह और बर्बादी
और जुल्म जबर फैलाया हुआ है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? अगर उसके पीछे रीजन कुछ हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम भी अड़े हुए हैं और वहां से इंडिया भी रुका हुआ है, तो फिर जिधर तक हम लोग बात करते हैं, बिना पाकिस्तानी हम लोग उनके लिए जज्बात और एहसासात रखते हैं, तो इसमें हम क्यों नहीं कुछ आगे, हम इस पे कोई तर्ज अमल क्यों नहीं लेके आते? अच्छा, अब मैं इसका जवाब कुछ अशार की सूरत में दे दूं आपको। बहुत लॉजिकल जवाब देती हूँ मैं आपको। हक व बातिल का वही मार्का है अहद कदीम, गर्म दुनिया में बांदाज़े जदीद आज भी है। फर्क यह है कि नहीं अज़्म हुसैनी, वरना करबला आज भी है, फौजे यजीद आज भी है। तो कमी है अज़्म हुसैनी की। तो ये मैं जो आपने कहा ना करबला, तो वहां तो हर मोड़ पे करबला वाली सोच है ना, यजीदियत तो मौजूद है ना। अब ये जो हुसैनी सोच रखने वाले ना, इनको जमा होना पड़ेगा। ये जो हम टुकड़ों में तकसीम हुए हुए, ये जो हम जाती मफाद के चक्कर में लगे हुए थे, पिछली जितनी हुकूमतें पाकिस्तान की थी, आप चाहते थे कि मैं बोल दूं तो चलो मैं बोल देती हूँ, उनका भी कसूर है ना। उनका भी कसूर है कि कश्मीर को सिर्फ उन्होंने एक खिलौना बनाया, जब उनको मकसद हुआ उसको बाहर निकाल दिया अपनी पॉकेट से। अब ना सिर्फ ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुत्तहिद हो गए, वो अवेयरनेस उनको मिल गई है, और अभी जरूरत है कि हम स्टडी करें कि कश्मीर का मसला क्या था, कैसे सॉल्व होगा। प्लस ये जो इन ममालिक में अब जो इसके बावजूद कि एज कंपेयर टू इंडियन कम्युनिटी लेस है पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन स्किल माइग्रेट लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास सोच, शऊर और फिक्र और आगही है। अब इसी तरह फोरम से जाने होंगे हर चैनल पे। अब तो ये देखे ना कि सोशल मीडिया का दौर है, हमें इसी तरह बात करनी होगी। बात देखिए, जब आप बात करते हैं ना, आप पहचाने जाते हैं। ये तो मौला कायनात का होता है ना, बात करो कि तुम पहचाने जाओ। हम बात करेंगे, हम पहचाने जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये मत सोचें कि सुनेगा कोई, नहीं सुनेगा। आप अपने हिस्से की ड्यूटी दें, आप बोलें और सच और हक बोलें। तो पहली ये चीज कि हमें वो जो अज़्म हुसैनी है वो उठाना होगा, और हमें सोचना होगा कि अब हमें आजादी चाहिए अगर कश्मीर की, तो हम सबको मुत्तहिद होकर बात करनी है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं कि हम जो प्रोटेस्ट करते थे अभी कोविड-19 की वजह से, सारी चीजें धर्म भरम हो गई। उस वक्त क्या था कि कश्मीरी हमारे साथ आके खड़े होते थे, हमारे साथ खड़े, आवाज उठा रहे। कुछ पॉलिटिशियंस ने, जो कि मुझे तकलीफ है और मुझे शिकायत है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और बहुत सारी उनकी वजूहात भी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो हमें हक़ राय आज़ादी देते हैं, ये बड़ी बात है उनकी, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कश्मीर के लिए। तो इस चीज की शिकायत है। उनका कहना ये होता था कि अच्छा, कश्मीरी कहाँ है जो आवाज नहीं उठा रहे? तो जी, कश्मीरी हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद अब उधर क्या हुआ, एक खतरनाक अमल, कि उन कश्मीरियों ने पहले तो आना छोड़ा प्रोटेस्ट में। उसके बाद वो जो हमें फोन कॉल्स करके बताते थे कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सुलेट इंडिया की, हाई कमीशन इंडिया का वो नजर रखे हुए। उन प्रोटेस्ट में जासूस, आधा हमें पता होता था इनका ताल्लुक किससे, या आरएसएस के सपोर्टर हैं, वो तस्वीरें खींच के ले जाते थे। फिर उनके घरों में जो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में, यानी ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग होते थे, उनके घरों पर उनके लोगों को अजियत दी जाती थी। और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, मतलब ये मैं कोई अपनी जानिब से बात नहीं कर रही, ये सच्चाई है। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदी है कि अगर हम यहाँ आपके साथ खड़े होकर आवाज उठाएंगे। अच्छा, टेक्निकली आप देखें इन्होंने कैसे जबरदस्त खेल खेला, कश्मीरियों को डरा दिया, कश्मीर वो आएंगे नहीं। फिर यहाँ के जो एमएनए हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो हमसे कहेंगे कश्मीरी तो नहीं बोल रहे, आप बहैसियत पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं? तो हमें देखा जाए, बहैसियत पाकिस्तानी नहीं बोल रहे, हम इंसानियत के नाते बोल रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, हमारे ऊपर आजादी है ना कि हम बात कर सके। तो ये है वो पॉइंट जिसपे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें करना है, हमें हक और सच की बात करनी है। देखिए, यहाँ मैं बता दूं कि हम भी उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो ये कहता है कि हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों की राय है उसको सुना जाए। कश्मीरी कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किस मुल्क के साथ? अच्छा, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ओके, इंडिपेंडेंट क्यों? आजाद कश्मीर को उनकी अपनी काबीना है, अपने इलेक्शन होते हैं, उनको आजादी। आपको पता है कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान उन्हें, कितना ज्यादा। वहां पे जो रेट्स हैं चीजों के, वो पाकिस्तान की निस्बत सस्ते होते हैं। मतलब आप किसी आजाद कश्मीर के लोगों से पूछें, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का साथ छोड़ें? नहीं, इनको यही डर है। क्योंकि देखिए, आजाद कश्मीर की सूरत हाल देखते हुए, सॉरी कि मैं बोल रही हूँ ज्यादा, अगर आप ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों से पूछेंगे तो वो फौरन कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। बहुत कम छोटा एक ग्रुप है जो कहेगा कि हमें आजादी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के साथ आए, मैं कह रही हूँ कि अगर आज भी उनको पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया जाता है, उनका जनाजा उठा जाता है, मैं फिर भी कह रही हूँ कि पाकिस्तान ये कहता है कि उनको हक़ राय है, आजादी है, वो अपने तौर पे
वो उसका इजहार करें और जहां जाना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया ने सूरत हाल की है, जो मोदी ने, आपको लगता है कि कोई भी कश्मीरी कहेगा कि मुझे इंडिया के साथ रहना है? इसलिए तो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद भी नारा यही लगा रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप उनको उनका हक दे दीजिए, आप तो उनका हक छीन रहे हैं। और वहां पे धड़ाधड़ जमीनें पता नहीं कितनी सेल हो चुकी होंगी, अब तक क्या हाल हुआ होगा, अब तक कितने लोगों को लाकर वो आबाद कर चुके होंगे, जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर तारिक ने, कितने डोमिसाइल्स बना के दे दिए गए। तो ये क्या हो रहा है? आप वहां से मुसलमान अक्सरियत खत्म करना चाह रहे हैं और फिर ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो इलेक्शन होंगे बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन हुए थे और जनाब मोदी सरकार फिर से चुन ली गई वहां से। जी जी, शुक्रिया शफक जाफरी साहिबा, बहुत पॉइंट्स वेल मेड, और इस पे हम और मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर तारिक राना साहब, मैं आपसे, क्योंकि काफी देर हो गई, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा, क्योंकि आप इन सारी चीजों में नॉलेज रखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में कई दफा जो है कश्मीर का जिक्र किया गया है, कश्मीर इशू के ऊपर बात हुई है, कई ब्लॉक्स बनने के बाद गुफ्तगू होती रही है। तो क्या गुफ्तगू से काम बने अब तक? और अगर गुफ्तगू हुई है तो काम तो बनना चाहिए था। तो बात ये कि अगर गुफ्तगू हुई है तो काम बनना चाहिए था, और अगर नहीं बना तो क्या इसको मैं प्रोपेगेंडा कंसीडर कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर आप देखते हैं ना जी, ये यूएन का जो अनफॉर्चुनेटली आई यूज्ड टू वर्क विद यूएन, तो यूएन का मॉडल जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। उसका मॉडल ये है, मैं थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ, वो ये है कि वो एक सारे कंट्रीज जो हैं वो मिलके उसको फंडिंग देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो यूएन की अपनी तो कोई चीज नहीं है, सारे कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको फंडिंग देते हैं। अब ये है कि जिसकी फंडिंग हैवी होती है उसी का पलड़ा भारी होता है। अब वो पलड़ा जो है, अब अगर आप ये कहें कि यूएन जो है वो कोई इम्पार्शियल डिसीजन दे देगा या ये इस तरह का काम कर लेगा, तो वो ये नामुमकिन है। इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, हम बात आजकल कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिफाइन किसने किए हुए हैं? वो यूएन ने जो है वो ह्यूमन राइट्स डिफाइन किए हुए हैं। उसमें इंसान लोगों की जो है वो इंसानों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, जिसमें उसके आपके बहुत सारे राइट्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन भी है, आपका हेल्थ भी है, आपका एजुकेशन भी है। उसके बाद जो है वो आपका बेसिकली जो है वो जिसको कहते हैं आज़ाद मीडिया भी है। तो वो चीज़ें जितनी भी हैं, आया कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। जैसे शफक साहबा ने कहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? अब ये चीजें जो हैं, इवन यूएन की रिपोर्ट ये कह रही है कि वहां पे वायलेशन हो रही है। अगर एक एजेंसी की अपनी ही रिपोर्ट इस चीज की कंफर्मेशन करती है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, देन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, फॉरगेट अबाउट हु विल बी हैविंग राइट्स ऑन कश्मीर, हु विल बी हैविंग फुल कश्मीर। आप सिर्फ ये बात करें कि उनके राइट्स की वायोलेशन जो है उसको रोकने के लिए आज तक क्या किया गया इंटरनेशनल लेवल पे? नथिंग। उसको बाद में हम ये ले लेते हैं कि जी वो इंडिया का जो है वो इंटरनल मैटर है। इट्स नॉट अबाउट इंटरनल मैटर। अभी आप जो है वो हम लोग आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन ऑल ऑफ अस कि हम एक ही पेज पे हैं। पेज ये है कि जिसके कब्जे में जो है वो वही रखना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी 2 कौमी नजरिया पे, और वो बहुत ही जो है वो क्लियर नजरिया था कि जो जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है वो मुसलमानों के पास चले जाएं, जो जहाँ पे गैर मुस्लिम है वो इंडिया के पास चले जाएगा वो इलाके ना। इसीलिए हमारी बहुत सारी शफलिंग हुई। आपको पता है कि पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में तो ऑलमोस्ट जो है वो मोर देन 80% माइग्रेशन हुई है। वो इसीलिए हुई थी कि मुसलमान इधर से उधर गए, वो इधर से इधर आए। अब अगर आप जो है वो 2011 के सेंसस देखते हैं कश्मीर के, जो कि रिलायबल माने जाते हैं, उसमें भी 62% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। अब इंडिया को फियर क्यों है कि वो जो है वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा? क्योंकि जैसे शफक साहबा ने कहा है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान से डेफिनेटली सपोर्ट रही है, दूसरा उनको ये है कि अगर आप कश्मीर की भी बात निकाल लेते हैं तो मोदी सरकार का जो बेसिकली मुसलमानों के साथ बिहेवियर इन रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो इम्पार्शियल बिहेवियर है और दे कंसिडर के मुसलमान कम्युनिटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अदर इंडियन कम्युनिटीज। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली फियर है इंडिया के लिए भी कि आज अगर हमने
जो है वो आज़ाद इलेक्शन करवा दिए इस सूरत हाल में, जो कि सूरत हाल, अब ये सूरत हाल का एक और चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो जो अगर आज हम आज़ाद इलेक्शन करवा देते हैं तो देखें सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि आपने एक स्टेट को सर्वाइव भी करवाना है, उसके बाद ये स्टेट आप लेके बैठ जाएंगे, उसको फिर बेसिकली आपने जो है वो प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसके पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? If that was happened in 1947, कश्मीर would have been in lot better situation, क्योंकि सबने जर्नी इकट्ठा स्टार्ट किया था। अब जो है बिल्कुल वो दो कंट्री जो हैं वो न्यूक्लियर पावर बन के बैठे हैं, कश्मीर अकेला बेचारा वहां पे क्या करेगा अगर आप उसको अलग भी कर देंगे? सही बात यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि ये यस बड़ा बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज है, वो ये चीजें सारी जो हैं वो सोचने वाली हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठे रख के हमें जो है वो सूरत हाल को देखना है। बिल्कुल बिल्कुल अब जो है वो जो प्रेपरेशन हो रही है वो बेसिकली दो चीजें होती हैं हमेशा ना, या तो आप लोगों को वैसे मार दें या उनको तंगी दे के मार दें। मैं जो है वो जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, सियासत जो गांव में होती है वही अमेरिका सियासत करता है, टू बी फ्रैंक। वो यही होता है कि आप जो है वो लोगों को आपस में लड़ाते रहें और जो है उनको बेसिकली कमज़ोर कर दें, जब वो कमज़ोर हो जाएंगे फिर अपनी मर्जी से उनको गांव से भगा भी दें। अब यही काम हो रहा है, जैसे शफक साहब ने कहा जी, वो कहते हैं जी हमने बड़ा पैसा खर्चा है कश्मीर पे। बीइंग वाटर इंजीनियर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कश्मीर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी पैदा कर सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी पानी से पैदा नहीं कर सकता, और वो पैदा हो रही है। अब अगर कोई कहता है जी कि वहां पे गांव के अंदर बिजली नहीं थी, तो वो तो फिर गवर्नमेंट्स का कसूर है, क्योंकि वो तो सेल्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये बात जो है, ये बात मीडिया में बहुत दफा हाईलाइट भी की गई है, आप जाके देख लें कि वहां पे कश्मीर बिन सो अनफॉर्चुनेट, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, के वहां पे जो है वो दिन में 3 से 4 घंटे बिजली सप्लाई की जाती है। जो बंदा सेल्फ सफिशिएंट हो, अगर आप बात करते हैं कि जी शेखुपुरा गुजरावाला वो का इलाका जो है वो चावल जो उगाता है पूरे पंजाब के लिए, तो उसके जी पास चावल खाने को नहीं है, शाम को आप उसे कहते हैं जी आप हफ्ते में 1 दिन पका सकते हैं, तो कैन यू कंपेयर कि वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, उन लोगों को जो है 3 से 4 घंटे पर डे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो है वो सारी दुनिया में रॉयल्टी दी जाती है, रॉयल्टी का एक लफ्ज यूज होता है कि जो हाँ जी आप अपनी इस लैंड से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोकल्स का उस पर हक है। अगर वो लोकल्स को आप नहीं दे रहे तो डेफिनेटली यू आर यूजिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दैट, अदरवाइज दोज रिसोर्सेज कुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स जो कि वो यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उनको उनकी रॉयल्टी नहीं दे रहे और उनको भूखे मार रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, आपने उनका जो है वो टूरिज्म जो बेसिकली जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उसको खौफो हरास के साथ खत्म कर दिया है, तो बेसिकली आप आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहे हैं कि आप जो है वो चीज़ों को बेसिकली कमज़ोर करके, तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप इधर देख लें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आई नो मैनी कश्मीरीज, वो जो है वो उनके यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, दे वांट टू गो टू कश्मीर, देयर पेरेंट्स दे आर नॉट अलाउइंग देम टू गो देयर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दे आर नॉट सेफ देयर। और वो जो सेफ्टी है वो ये है कि डेफिनेटली वी कैन बी पार्शल, क्योंकि हम ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को छोड़ के सोचें तो आया कि वहाँ पे ऐसे हालात छोड़े गए हैं कि जो हम जो है वो वहाँ पे कोई टूरिज्म चल सके या लोग वहाँ पे सरवाइव कर सकें। बहुत सारे और फैक्ट्स ये हैं कि अब जब यूएन की बात करते हैं तो यूएन में जो है वो बेसिक राइट्स, यूएन की डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज हैं, यूएन की अपनी रिपोर्ट ये कह रही है कि उसकी वायलेशन हुई है और हो रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर अब भी यूएन इंटरफियर नहीं कर रहा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जो हैं ये इम्पार्शियल नहीं है, ये अदारे इम्पार्शियल नहीं हैं। यूएन से उम्मीद रखना इसी तरह है कि जैसे आप ये कहें कि जी जो है वो टोयोटा वाले को आप कहते हैं कि हम होंडा वालों को जो है ना वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कंट्रीज उनको स्पॉन्सर करेंगे दे विल स्पीक देयर लैंग्वेज। जी, तो डॉक्टर साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री की बात की, 1947 की बात की, तो जहाँ तक हिस्ट्री की बात हुई तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि हमने जो है भावलपुर को भी हासिल किया और इस तरह हमने जूनागढ़ को भी देखा उधर हासिल होते हुए। तो आप ये बताइए कि क्या ये चीज़ हमारा कोई फ्लॉ नहीं है इसमें, या हमारा अगर कोई फ्लॉ है, मतलब हो सकती है हमसे कोई गलती हुई हो जो हिस्ट्री में, पास्ट में, कि हम कश्मीर फतह नहीं कर सके?
जी, ये थोड़ा सा जो फतह वाला लफ्ज़ है वो बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले भी दूसरी स्टेट्स भी जो हैं जो हमारे पास आई हैं वो लड़के नहीं ली थी 1947 में। लेकिन ये है कि ये बेसिकली बिग मिस हुआ है। इसको जो है वो ज़्यादा कह लें कि इस पे फोकस नहीं रखा गया, क्योंकि देयर वर सो मेनी थिंग्स। इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, I don't know how many people they know the reality. Lahore was also not considered as a part of Pakistan. इस पे भी बात चल रही थी कि लाहौर पाकिस्तान में आएगा या इंडिया में जाएगा ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो फिर जब ये बात आती है तो आप कश्मीर पे बेसिकली उस वक्त इतना फोकस शायद नहीं था, और इसीलिए और उसमें फोकस हटा भी इस हिसाब से कि अगर आप देखें तो बेसिकली इसके ऊपर जो है ये 370 जो है इंडियन उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बेसिकली ये है कि वो ऑटोनोमस स्टेट है। जब एक स्टेट आप ऑटोनोमस बना देते हैं ना, तो देन इट हैज सम सॉर्ट ऑफ स्टेटस। तो उसको आप कहते हैं कि यार बाद में जो है ना, जब बहुत सारे मसले चल रहे हो ना इकट्ठे, तो आप ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट कौन सा है ना। तो वो उस मसले के हिसाब से अगर आप कश्मीर को देखते हैं तो कश्मीर को जो स्टेटस दिया गया था ना, वो दैट वाज अ बिट ऑफ मिसलीडिंग एट दैट टाइम एज वेल। तो नोबडी न्यू कि ये जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और टू बी फ्रैंक, ये नॉट ओनली फॉर कश्मीरीज, ये जो है वो दोनों मुल्कों के लिए और जो इन मुल्कों के अलाइज हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त। जो है ये कोई छोटा मसला नहीं है। अगर आप एक चीज को साइड पे रख दें कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन, उसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं है, लेकिन ये है कि ये सबके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। आप देखें कि जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो जितनी तबाही यूरोप की और बाकी कंट्रीज की हुई है, आज वो यूरोपियन यूनियन बना के बैठे हैं। जो है हमारे खित्ते में ये कभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो बेसिकली हम इतने दूर निकल चुके हैं, हमारे अलाइज इतने दूर निकल चुके हैं कि वो जो कश्मीर का इशू है, रियली अगर किसी को ये पता होता उस वक्त, आई बॉर्न इन 72, मैं तो बहुत बार की पैदाइश हूँ, लेकिन ये है कि अगर वो पता होता कि ये मसला इतना गंभीर हो जाना, तो हो सकता है कि इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि हो सकता है कि लाहौर को छोड़ के कश्मीर को रख लिया जाता। तो ये हम अपने बचपन से सुन रहे हैं मसला कश्मीर। बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि देखिए उस वक्त बहुत सारे टास्क थे पाकिस्तान के सामने, बहुत सारी चीजें थी। तो उस वक्त मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि मिस हुआ, उस वक्त चीजें अपने आप को बनाने की वो बहुत सारी डिफरेंट थी। फिर इंडिया की जानिब से हम वो तो चले एक बहुत जो है क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल थे, बहुत फास्ट हुआ जो कुछ भी हुआ। आप वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वाली मिसाल देख लें भले। खैर एनीवेज, लेकिन अबू सर उसमें जो है ना वो ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ कश्मीर, उसने भी बड़ा एक जो है ना वो किया रखा है। बिल्कुल ऐसे ये तो ऑटोनोमस स्टेटस है, इसका तो कभी जो है वो इलेक्शन होगा तो इसका मसला हल हो जाएगा। ये तो किसी को पता ही नहीं था, पर्टिकुलरली बेचारे कश्मीरियों को बड़ा मसला हो जाएगा ये। हाँ, वो सिंसियरिटी के साथ इंडिया की जानिब से जो है वो स्टेप लिया जाएगा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप करंट सूरत हाल पे भी सवाल करें, क्योंकि मेरे पास 2 करंट इंफॉर्मेशन हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो दूं मैं। चलें आप दोबारा से जी। तो शफक जाफरी साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्पेसिफिक इशू जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं काफी देर से, तो ये क्या बायलैटरल है या कश्मीरियों का इशू है? कश्मीरियों का इशू मतलब पूरी इंसानियत का इशू ना, जो कश्मीर जिस तरह जल रहा है या कश्मीर में जो हो रहा है। अब मैं आपको यहीं से एक और मिसाल दूं। मेरी अंसार बर्नी साहब से बात हो रही थी। अंसार बर्नी हमारे पाकिस्तान का एक रोशन सितारा है और अक़वाम मुत्तहिदा में जो आवाज उठाकर आए, जो इतना बड़ा ओहदे पे रहे हैं, उन्होंने जो एक बात बताई ना वो बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि कितनी सारी पाकिस्तानी खवातीन या लड़कियां जो शादी होकर रुखसत होकर वहां गई थी ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वहां पर जाकर जैसे उनके शौहर इंतकाल कर गए या किसी और वजह से वो जो है वो अब वहां पे नहीं रहना चाहती, पाकिस्तान वापस आना चाहती है, वो भी नहीं आ पा रही। कहने का आप इस मसले को भी मिस कर जाते हैं कि कितनी सारी खवातीन वो पाकिस्तानी शरीयत रखती हैं, उनको तो कश्मीर की या इंडिया की शरीयत हासिल नहीं हुई, वो वापस आना चाहती हैं और वो वापस नहीं आ पा रही। उनके बारे में सोचा जाए, वो मर रही हैं, कुछ तो बुरे हाल में, उनका कोई नहीं बचा तो वो कहाँ जाएंगी? वो अपने वतन या अपने घर वापस आना चाहेंगे ना, जब उनके सब कुछ शहीद हो गए, किसी का पूरा घर तबाह हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है हमें।
इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कितनी ऐसी खवातीन हैं जो वहां पर फंसी हुई हैं। तो कहाँ है ये ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले? इनको जगाना होगा ना, बताना होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और आपको बताऊं, मशाल मलिक से बात हो रही थी और उनका कहना ये था कि जो यहाँ से इस ओवरसीज हैं में रहते हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, अब वो अपने पैसे भेज रहे हैं, यहाँ से मेहनत करके वो पैसे भेज रहे हैं बैंकों के जरिए से। आपको पता है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में है, बैंक अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो अपने पैसे खुद वो लोग ना निकाल सकते हैं ना उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना खतरनाक सिनेरियो है डॉक्टर तारिक। यही भी कितनी खतरनाक बात है कि वो उनकी अपनी जमा पूंजी या उनकी मेहनत की कमाई वो भी अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के कब्जे में। इसके बाद भी अगर ये सवाल किया जाए कि ये जो जो कुछ हो रहा है वो कश्मीरियों के साथ हो रहा है या ये इंसानियत के साथ खिलवाड़ है, यानी वो अपनी जायदाद अपने पैसे वो एंजॉय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। जी डॉक्टर तारिक। ये जो आप जो है वो बेसिकली जितनी भी चीजें हाईलाइट हो रही हैं या आपने अभी की हैं, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है ना, उसका दूसरा तो है नहीं है। वो ये है कि आप वहाँ के लोगों को इतना मजबूर कर दें कि क्योंकि वो वहाँ से निकल जाएं और हम जो है वो दूसरे लोग वहाँ पे लाके, अभी ये डोमिसाइल वाला जो काम हुआ है उस पे कंडीशंस इतनी कम है, यू वुड बी सरप्राइज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग आज़ाद कश्मीर और कश्मीर इन पाकिस्तान एंड कश्मीर इन इंडिया इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज। तो हमारे यहाँ अगर आप ब्यूरोक्रेसी भी देखते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो कश्मीरियों की है वहाँ पे, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब इंडिया में जो है वो जो टॉप 62 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें जो है वो मोर देन 60% जो है वो दूसरे सूबों से हैं। इवन कि वहाँ की जो पुलिस है वो सब भी वो कश्मीरी नहीं होते, वो 2% शायद, रेयर 2%। बाकी जो है वो आप देखें कि लाखों के हिसाब से, जो लाखों एकड़ के हिसाब से जो एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव लैंड है ना, वो आर्मी के पास है वहां पे। क्यों आर्मी के पास है? ये बहुत सारी चीजें जो है ना ये इकट्ठी रख के देखने की जरूरत है। वो आर्मी के पास ये है कि वहां पे जब सर्दी होती है तो सर्दी में तो आपका वहां पे बुरा हाल हो जाता है, बहुत बहुत सख्त सर्दी है, आपकी नेविगेशन बंद हो जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है। जब ये सूरत हाल होती है तो आपने अपनी डिपेंडेंसी जो है वो लोकल प्रोडक्शन पे डालनी है। जब आपने लोकल प्रोडक्शन पे डालनी है तो बाय फोर्स आपने जो है वो आर्मी ने वो लैंड अपने एक्वायर की हुई है, और जो बेस्ट लैंड है उसपे वो एग्रीकल्चर करके तो अपनी जरूरत आर्मी की पूरी कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह अभी जो मेन है वो ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि अबूजर और भी क्वेश्चन इस हिसाब से करेंगे कि असल में इसका हल क्या है। तो हल जो है वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म होता है, एक जो है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म है। पहली बात तो ये है कि दो चीजें हैं कि एक तो कश्मीर का मसला जिसको हम कहते हैं, मसला ये है कि उनको जो है वो हक राय दही दिया जाए और वो जो है उसके हिसाब से वो अपनी वोटिंग हो और प्रॉपर वोटिंग हो, और वोटिंग में वो जहां भी जाना चाहें उनको 3 ऑप्शन दे दें कि आप इंडिया जाना, पाकिस्तान जाना है या खुद अपना रखना है। लेकिन हमेशा ये होता है, मैं जो है वो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय दैट आइडेंटिटी, लेकिन मैं बेसिकली पॉलिसी मेकर हूँ। तो पॉलिसी में हम एक बात करते हैं कि जब भी हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं कि देयर शुडंट बी फर्दर इम्पैक्ट्स, तो हम एक बेसलाइन डिफाइन करते हैं कि हमारा जो है वो बेसलाइन क्या है। तो बेसलाइन कश्मीर में अगर आज भी इलेक्शन हो या कल हो या आने वाले सालों में हो, तो ये जो है ये 5 अगस्त 2019 से पहले वाली कंडीशंस पे होने चाहिए कि उस वक्त वहां पे पॉपुलेशन क्या थी, उसमें नुमाइंदगी क्या थी, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो तो प्लान्ड है, वो तो रिजल्ट चेंज करने के लिए, वो तो आउटकम चेंज करने के लिए है। और जो शॉर्ट टर्म इस वक्त जरूरत है वो ये है कि उसमें खुदारा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन टाइप एजेंसीज, उनको कम से कम ये रोल अदा करना चाहिए। Forget about politics, forget about anything. If they can put restrictions on Iran, if they can put restrictions on any countries, why they can't put restrictions on India and Pakistan and say that don't do anything in Kashmir? Why they can't do that? बिल्कुल ऐसा है, ये इनसे होता नहीं है असल में। बिल्कुल। अब जो है वो वहां पे कम से कम ह्यूमन राइट्स, अभी जो शबक साहब ने कहा है
कि यार उनको पैसों की एक्सेस नहीं होगी, वो खा पी नहीं सकेंगे, अपनी ज़रूरियात नहीं ले सकेंगे, वो उनकी मोबिलिटी नहीं होगी, व्हाट दे विल डू? अच्छा, ये तो तो वो जो है 1947 में भी हुआ था ना पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जी की आवाम भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन सरवाइव कर गई। हाँ, मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो यही चीज़ है कि अब उनके लिए जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर ये काम 47 में से के 4 कंट्रीज़, उस वक़्त तो 3 थे, चलें 4 भी बन जाते। जब हमने बांग्लादेश अलग हुआ तो उसी वक़्त 4 बन जाते, सारे मसले हल हो जाते। हम भी बिल्कुल आराम से यूरोपियन यूनियन की तरह जो है वो साउथ एशियन को यूनियन बना के बैठे होते और आराम से जो है हम भी बिल्कुल। पाकिस्तान में बैठे होते। क्यों डॉक्टर साहब? तो शफीक साहब तो लेकिन ये अच्छा है कि जी उसमें जो बेसिकली है कि वो स्टार्ट उनको करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट जो है वो बड़ा मुश्किल स्टार्ट है। ये बिल्कुल वी ऐसा है। नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब जो है वो 47 में लोगों ने जो है वो तोपें, टैंक और गन्ने जो हैं वो आपस में बांटनी थी आर्मी ने। आज जो है वो दो बन के बैठी हैं न्यूक्लियर पावर्स, और उसके साथ चाइना बैठा है जो सबसे बड़ा मतलब एक सुपर पावर बन चुकी है इस वक्त। तो ये बिल्कुल ऐसा है। बेचारे जो बीच में हैं, इनको आज अगर आप जीरो से स्टार्ट कराएंगे ना, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। So that's अब only अच्छा, my अब बहुत observation. बहुत हार्ड है 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान जी में जी सरवाइव करना, और फिर इन तीनों के दरमियान में अगर झगड़ा हो जाए तो हम कहाँ होंगे। तो इसलिए हमें कोई टेबल टॉक पर लाना होगा, लेकिन अभी तक हम इस पे इसमें कामयाब नहीं हो सके कि हम मोदी सरकार को या इंडियन गवर्नमेंट को टेबल टॉक पर ले आए, क्योंकि उन्होंने वो अपनी आंखें बंद की नहीं है, कान बंद किए हैं, उनको सुनना ही नहीं है सिवाय जुल्म के। यहाँ मैं एक बात और ऐड करूं जो डॉक्टर तारिक ने कहा, इसको और जरा थोड़ा ओपन करके और सबको सुनने वालों को बताया जाए। जो जहां चाहे ये आर्मी की छावनी बना देते हैं, जिसकी चाहे जायदाद पे बना देते हैं। जो लेटेस्ट वो है ये कि उन्होंने जो घरों के बाहर जो सहन बने होते हैं, जगहें बनी होती हैं, उड़ा दिया उनको और कहा यहाँ आर्मी की छावनी है, और कुछ अरसे बाद वो जरा घर भी कब्जा कर लिया, तुम निकलो और तुम जाओ। तो लोगों की तो इंडिया प्रॉपर्टीज छीन गए। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं पॉइंट यहाँ पे एक और ऐड करूं जो डॉक्टर तारिक ने कहा कि मजबूर कर रहे हैं, जो एक इन्होंने सिनेरियो क्रिएट कर दिया और नफ्सियाती दबाव डाल दिया उनके ऊपर कि इससे बेहतर है, मतलब नाउम्मीद होकर इंसान क्या करता है, हिजरत करता है ना, सोचता है ना कि हिजरत कर जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं तो शायद जिंदगी मिल जाएगी अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। अगर इंडिया में ये ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कहीं अपने सर्वाइवल के लिए हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो आप जरा पता तो करें उनका हाल क्या होता है। क्या इंडिया के किसी और इलाके में चले जाएं तो गौर गिलानी के कहने पर, जो वहां का जर्नलिस्ट है श्रीनगर में बैठा हुआ, वो कहता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते वहां के लोग, उनको सेकंड दर्जे की शहरी की हैसियत दी जाती है। तो स्कूल में अगर उनके बच्चे जाते हैं तो उनको दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है। जनाब कहाँ है इंसानी हकूक का नारा लगाने वाले? देखिए, अगर वो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई कश्मीर सबका, यानी पूरे हिंदुस्तान का, तो वो हिंदुस्तान का नहीं, सिर्फ हिंदुओं को बनाने जा रहे हैं। क्योंकि वो बेचारा कश्मीरी जो वहां से उठकर जाएगा, अब इस पॉइंट को सोचें, इसको हाईलाइट करें, अगर वो वहां से उठकर जाएगा तो क्या इंडिया के दूसरे एरियाज में वो सरवाइव कर पाएगा? उसका, उसकी शक्ल, सूरत, रंग, रूप बता देता है कि वो कश्मीर का है। बड़े खूबसूरत होते हैं ना कश्मीर के लोग। तो उनको उनको रहने का या जीने का हक इंडिया के किसी शहर में भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि हम शोर मचा रहे हैं कि उनको उन्हीं के एरिया में रहने दिया जाए ना, नहीं उनको तो व्हाट उन्हीं। इज द रीजन बिहाइंड इट? अब रीजन फिर आप पूछ रहे हैं कि जुलेखा पूरी कहानी सुनने के बाद मर्द था या औरत थी? बिहाइंड नहीं मतलब इसके हिंदुस्तान पीछे को क्या रीजन है? हिंदुओं के लिए बनाना चाहते हैं। देखे कश्मीर का तो हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ जी ये हर किसी के अपने अपने मफाद जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। सही है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सारा कुछ ये डिस्कस कर लिया कश्मीर के हवाले से। अब जो कश्मीरी हैं वो जब डिफरेंट स्टेट में जाते हैं तो उनके साथ आपने कहा कि जुल्म जबर होता है। सही है, आपने कहा कि उनके साथ जो है बहुत जुल्म किया जाता है, उनको साथ में बिठाया नहीं जाता। सेकंड दर्जे का शहरी समझा जाता है, उनको अछूत बिल्कुल। समझा जाता है, उनको जैसे वो दूसरी अकलियतों के साथ करते जी हैं। जी जो मुस्लिम जी है उनके बिल्कुल। साथ क्या हो रहा है, जो दलित है उनके साथ क्या हो रहा है, हाँ जी, ये कश्मीरियों के साथ हो रहा है। दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडिया। सही है, दिस इज समथिंग Exactly. एल्स। अब बात यह है कि हम क्योंकि पाकिस्तानी, बीना पाकिस्तानी हम बहुत एहसासात रखते हैं, हमारे बड़े जज्बात जुड़े हुए हैं कश्मीरी लोगों के साथ। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत वक्त ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले क्या हुआ, हुकूमत वक्त जो अभी 1 साल से, क्योंकि 1 साल में लॉकडाउन हुआ ना, इस 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत वक्त ने अपने क्या स्टेप्स लेके आए
क्या ऐसी कोशिशें की हैं, क्या ऐसी नेक काविशें हैं उनकी जिससे कश्मीरियों को कोई फायदा हुआ? देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि हर फोरम पर गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आवाज उठाई है, और कम से कम आवाज उठाने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आवाज उठाने की कोशिश की है, उठाई है। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए से जो एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उसमें भी बहुत हाथ है। मतलब देखिए, पहले तो ना ऑस्ट्रेलिया को तो इतना दूर समझते थे कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। ये मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर तारिक? वो समझा जाता था। हम मेरी जब शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई तो मैंने उनसे यही इल्तिजा की और ये उनसे रिक्वेस्ट की कि ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर किया गया। मैं ये नहीं कहती कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे रिलेशन हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, उनको वोट तो है ना ऑस्ट्रेलिया का, कि वो हमारे हक में वोट दे। मैं कहती हूँ रिलेशन इतने बन जाए कि कम से कम हमारे खिलाफ वोट ना दे। तो पहली चीज ये कि मुझे अब लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हुई है। मैं बीइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कह रही हूँ, और वो उन्होंने यहाँ पे तवज्जो दी, हमारे साथ कम्युनिकेशन हुआ, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स थे उनके साथ हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस बनाए जा रहे हैं। मैं हाई कमीशन का या कॉन्सुलेट का बहुत मैं समझती शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इन्वॉल्व हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। तो हम सब आवाज एक साथ बुलंद करने के काबिल हुए। कोई आप मेलबर्न में बैठे हैं, ये कैनबरा में बैठे हैं, मैं सिडनी में बैठी हूँ, लेकिन हम मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये एक स्टेप आगे बढ़ा ना। पहले अच्छा, तो हम अपने अपने तौर पर कर रहे थे। मैं माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक इसी से एक बात निकलती है। डॉक्टर साहब, आप बेहतर सही से बता सकते हैं मजीद इस बारे में कि हम जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमारा अभी ये हम एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्या कई सालों से यूएन के अंदर आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है कश्मीर के हवाले से? अगर हो रही है, वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है, अगर हो रही है, और चले यूएन तो छोड़े ना, यूएन तो एक अलग चीज है। ओआईसी में क्योंकि मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ना जुल्म कश्मीर में, तो ओआईसी के अंदर भी तो काफी अरसे से आवाज बुलंद हो रही है। तो ये जो आवाज बुलंद हो रही है, इससे किस हद तक इम्पैक्ट पड़ा? देखें, आवाज बुलंद होने से एक जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है ना, वो ये है कि जैसे 5 अगस्त 2019 में ये जो है वो क्लैम्प डाउन कह लें, लॉकडाउन कह लें, जो भी आप इसको टर्म देना चाहते हैं, तो लेकिन ये है कि बड़ा सीवियर था, और उसमें बेसिकली जो है वो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था ये ना, जो कि मैनकाइंड हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ, जो कि जदीद दौर में। अब आखिरी दफ़ा तो जो क्रूएलिटी चली हैं वो तो पुरानी, वो जो इन्वेडर्स आते थे वो तो एक अलग चीज़ है ना, उनका तो काम ही लूट मार होता था। आजकल के जो सिविलाइज्ड दौर है, इसके अंदर ये इस तरह की क्रूएलिटी की मिसाल नहीं मिलती जो हुई। उससे जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे शफक साहबा ने कहा कि यहाँ पे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा कि उन्होंने जो है वो लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इकट्ठा किया। अभी भी पिछले दिनों में वहाँ पे जो है वो 5 अगस्त को एक वेबिनार हुआ, और वो वेबिनार, इट्स वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स दे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया और इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, दे आर मेनली टू हाईलाइट द इशू कि इशू है क्या। उसमें जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, नोबडी कैन क्वेश्चन अबाउट दैट। उसमें ऑस्ट्रेलियन भी ये बात बोलते हैं। शफक साहबा वाज द मेन कैरेक्टर। हमने जो है वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर सितंबर लास्ट ईयर में 19 सितंबर आई बिलीव, तो वो जो है वहाँ पे हमने जो है वो एक कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके अंदर हमने कोशिश करके तीनों पार्टियां जो मेन एक्टिव पार्टीज हैं ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में, उन तीनों पार्टियों को खींच के लेके आए। इवन जो है वो एक पार्टी, उस वक्त उनके लोग अवेलेबल नहीं थे जो रेप थे, तो वो उन्होंने हमें लेटर भेजा, जो कि बड़ा अच्छा लेटर था। मैंने वो लेटर पढ़ा वहाँ पे। तो वो असल में इन चीज़ों का फायदा आपने पूछा है, वो ये होता है कि जब आप ये काविशें करेंगे तो लोगों के कानों में ये बात पड़ेगी। सोए हुए लोग कम से कम ये जरूर सोचेंगे कि नहीं यार, एक तो हमारी जो है वो देखें, हर कंट्री की अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं दूसरे कंट्रीज के लिए। एक चीज जो है अगर आप उसको अलग कर दें, पूरी दुनिया में ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। वो जो है वो कहते हैं कि फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स बट एनिमी ऑफ एनिमी इज आल्सो फ्रेंड। तो वो जो है वो भी एक चीज उसके अंदर आ जाती है। अब वो आजकल तो जो है वो पुराने वाली दुश्मनियां तो खत्म हो गई हैं। आजकल तो जो है वो इकोनॉमिक वारफेयर है ना,
उसके अंदर जो बिल्कुल। है वो जो ब्लॉक बन रहे हैं वो हमें क्या फायदा होगा, हमारा भला कौन करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को जो स्टूडेंट ज्यादा देगा, जो स्किल्ड इमिग्रेंट ज्यादा देगा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ऑस्ट्रेलिया तो उसकी बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बात क्यों करेगा। ये सही तो बात है। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो समझ आने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि बिल्कुल, very- फिर वही चीज आ जाती है कि फायदा क्या हुआ ना, उसका असर डेफिनेटली ये हुआ कि लोगों के कानों में ये चीज पड़ रही है कि यार गलत हो रहा है। इंसानी बिल्कुल। नेचर है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जब आप अगर चीजें ठंडी पड़ जाती हैं तो एवरीथिंग विल बी गॉन। अब ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाइड, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात अभी आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह हाँ, के ये पाकिस्तान हाई कमीशन में वेबिनार हुआ, लोगों ने सुना, उसमें ऑस्ट्रेलियंस आए, उसमें ऑस्ट्रेलियन ने बात भी की। कुछ लोग, अब ये क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो वो जो है वो बहुत सारे लोगों ने वो बाद में भी देखा होगा। अच्छी चीज़ ये है, आजकल तो जो है बाकी चीज़ तो ख़त्म हो गई है, आजकल तो हर चीज़ जो है वो आप लोगों के हाथ में आ गई है अपने अबूजर भाई, कि आपने ऑन एयर जो कर दिया लोगों ने सुनना है, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है जो ये शुरू हुआ है। और दूसरी बात जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और चीज़ जो है वो बड़ी एक्टिवली हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ये इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया कि हम जो बिल्कुल। है वो 5 अगस्त को जो है वो हाईलाइट करेंगे, क्योंकि 1 ईयर हैज बीन कंप्लीटेड कि जब से ये जो है ये वायलेशन हो रही है ना, सीवियर वायलेशन कह लें आप लॉकडाउन के थ्रू। तो ऐसे ही है। उसके जरिए अब सिडनी में भी ये हो चुका है, पर्थ में भी हो चुका है, अब कैनबरा में हम जो है वो इंशाल्लाह ये कमिंग वीकेंड पे हम क्या कर रहे हैं कि जो बेसिकली जो वहाँ पे वायलेशन हो रहा है उसकी जो एक्चुअल तस्वीरें हैं, जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मीडिया पे भी आपको पता है पाबंदी है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीजें निकल आती हैं, वो अगर हो रही हैं बिल्कुल। हम सिर्फ खामोशी से उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसका ये होगा बिल्कुल। कि जो बंदा गुजरेगा वो एक खामोशी से एक मैसेज है कि यार फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, वहां पे उनके ऊपर जो है वो जुल्म तो हो रहा है ना। जब ये बिल्कुल। बात होगी कि जुल्म हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जब दिमाग में आती है, तो कल को जो आजकल अच्छी चीज ये है कि हम ये कहते हैं कि जी हर चीज यूएन में हल होगी या वोटिंग से होगी, लेकिन एक दूसरा है सोशल मीडिया की पावर को आप जो है वो अब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अंदर जो है ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं और ये जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसको हमें जो है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए और इसके इम्पैक्ट इंशाल्लाह होंगे, यू विल सी दैट। क्योंकि जो है वो अब ये लोग बातें कर रहे हैं और बात जो है वो मानते हैं हम लोग के मीडिया में गलत बातें भी होती होंगी, लेकिन लिटरली मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहता हूँ कि जो बातें डॉक्टर शफक साहब ने की हैं, ये मैंने की हैं, हमने फैक्ट के बेस पे की हैं। हम बिल्कुल ऐसे ही किसी को जो है वो हम इम्पार्शियल होके ये सारी बातें कर रहे हैं कि यार उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको जो है अब अगर आपने कल इलेक्शन की बात करनी है, फेयर इलेक्शन की, तो कम से कम ये देखें कि जो 2011 के सेंसस थे उसकी बेसिस पे आप जो है वो चीजों को डिफाइन करें, ना कि जो फोर्स्ड अब डेमोक्रेटिक चेंजेस लाई जा रही हैं, सॉरी डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं उसकी बेस पे ना हो। तो ये जो चीजें सही हैं, बात। ये जितनी टॉक्स हो रही हैं, आपकी टॉक है, ये एक एविडेंस बन चुकी है इस वक्त कि भाई बिल्कुल। ये चीजें जो हैं इन चीजों की वायलेशन हो रही है और ये चीजें हो रही हैं। ये जो इस तरह की टॉक्स हैं दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। ये जो 5 अगस्त के हवाले से जो इवेंट्स हो रहे हैं दे कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, क्योंकि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि टॉकिंग पिक्चर्स। हम क्या करते हैं कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हर साल एक पिक्चर ले लेते हैं हर साइड की कि उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ। आज जो है वो कश्मीर की ये हालत थी, आप 10 साल पहले चले जाएं कश्मीर की ये हालत थी। अगर आज आप उसको ब्लेम करना चाहते हैं या हालत को देखना चाहते हैं तो ये चीजें जो हैं ये जो अभी हो रही हैं ये दे विल ऐड इनटू अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, they will lead towards a positive solution, मैं I believe. यहाँ पे ऐड भी कर दूं कि ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो हम ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल कर हम यहाँ बैठे हैं कि अब हमने जो काम किए या कुछ सोचा और उसको हम प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमारा अल्लाह जानता है कि हम अपनी जॉब छोड़ के या वक्त निकाल कर क्यों कर रहे हैं। हम अपने इंसान होने का सबूत दे रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो अभी मुझे याद दिला दिया डॉक्टर तारिक के इस जुमले ने कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020,
मैंने इस दौरान पूरी, डॉक्टर तारिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने एक कश्मीर डायरी लिखी है और वो पहचान जी। टीवी से इंशाल्लाह वो बहुत जल्द नशर होगी। उस कश्मीर डायरी में मैंने हर मंथ कितने लोग मारे गए, क्या जुल्म हुआ, क्या क्या किया, क्या सितम, मैंने वो सब डॉक्यूमेंटेशन में करने की कोशिश की है, डॉक्यूमेंट, और उसकी डॉक्यूमेंट्री में बनाकर पहचान टीवी से बहुत जल्द हम रिलीज करेंगे। तो आपके पास वो एक सबूत होगा। अब आप मीडिया की पावर देखें और सोशल मीडिया की पावर देखें, हम सब ने मिलकर ये जो आपका शो हो रहा है इसको स्प्रेड करना है। अच्छा, ये जैसे मैं बोलूंगा। जैसे हम डॉक्टर साहब सबको, ने जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हमारी आवाज रेज करने से जो है कितना फायदा होता है, क्या बातें होती हैं, और शफक साहिबा ने भी बताया, तो मैं पहले तो शफक साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे हम लोगों को मोटिवेट किया कि इस टॉपिक पे बात की जाए, और तो मैं चाहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि इसको वाइंड अप करेंगे, तो बात ये कि बहुत बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है अपनी माँ, बहन, बेटियाँ के साथ जो है जुल्म जबर देखते हुए, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हुए, इंडियन आर्मी को, इंडियन हुकूमत को, और साथ में जो हमारे नौजवानों का कत्ल किया जाता है, उनको स्लॉटर किया जाता है, उन बुजुर्ग लोग उनके जो है क्या कहते हैं लाशें उठाते हैं, तो बहुत हद से ज्यादा अफसोस होता है। चाहे वो कश्मीर हो या इजराइल हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो जो भी मुल्क हो जहाँ इंसान का कत्ल होता है, उस कत्ल से अफसोस होता है। लेकिन जिस तरह किया जा रहा है, जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिस तरह से हमारी जो है इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे स्लॉटर करके, ऐसे हमारी माँ बहनों की ऊपर तशद्दुद करके, तो बहुत ही अफसोस होता है। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर देखा जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यार कुछ रहम करो। कल को तुम्हारी माँ, बहन, बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करके तुम्हें तुम्हारे कंधों पे डाला जाए। तो खुदा का खौफ करो, या जिसको भी तुम मानते हो उसका, उससे खौफ खाओ। एटलीस्ट इंसानियत नाम की कोई चीज़ लेके आओ। और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ गुफ्तगू करके, शफक साहब आपके साथ भी गुफ्तगू करके। आई होप सो हमारे इस कंट्रीब्यूशन से कुछ फ़ायदा हो अवाम को, कुछ फ़ायदा हो कश्मीरियों को, और जितने लोग इस वक़्त इंसानियत को सर्व कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग इंसानियत सफ़र कर रहे हैं इस वक़्त, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जो है मुश्किलों को आसान करे, और जल्द से जल्द जो है ये सारे मसले तमाम हो। यहाँ मैं तो कुछ ऐड करना चाहूंगी, मैं अगर आपकी इजाजत हो जी, गुजर, जी। तो मैं यहाँ जी, पे जी। कुछ थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं। पहली चीज ये कि जो बाशऊर इंडियंस हैं वो खुद इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनमें मैं एक जर्नलिस्ट का नाम लेना चाहूंगी, अरुण दत्ती, और उनका ताल्लुक भी कश्मीर से रहा है, और वो खुल के बोलती हैं कि कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो मैं तो अपील करूंगी तमाम हिंदुस्तानियों से, तमाम इंडियन से, कि जो ये कहते हैं कि वो एक जमहूरी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और इंडिया में जो आजादी थी, यहाँ पे राय की आजादी थी, मैं उनसे कहूंगी, अपील करूंगी उनसे कि वो देखें कश्मीरियों की जानिब। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वहां पे जुल्म हो रहा है या उनसे उनकी जायदाद छीनी जा रही है, जो बच्चों के साथ वहां हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बुलेट्स के साथ जख्मी हुए हैं, उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ जो हो रहा है, तो कम से कम इंसानियत के नाम पे आवाज उठाएं। अगर वो समझते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, तो उन यानी जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म दुखता है, तो वो ये सोचें कि क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एंड में कुछ और भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तारिक, आपकी इजाजत हो। आपने एक जी। सवाल किया और आपने आगाज करबला से किया था, तो आपने जो है ना मेरे ज़मीर को जो है ना झंझोड़ डाला। तो मैं अब लोगों के ज़मीर को जगाना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हमारे सामने मसले का हल होता है और हम उसकी जानिब देखते नहीं हैं। हमें ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है। हमें वो जज़्बा हैदर कर्रार लाने की ज़रूरत है जिसके तहत मुट्ठी भर मुसलमान भी फतूहात हासिल करते थे। हमारे हम शायद अपने ऊपर, मैं कश्मीरियों को कहना चाहती हूँ कि वो सोचें कि अगर वो इस एक आवाज होकर उठ बैठे, किस चीज की कमी है? कहीं तो कुछ कमी है ना कि कश्मीर को आजादी नहीं मिल रही। मैं कहूँ पाकिस्तान को भी हटा दें, ना मांगे मदद, खुद सोचें कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। मोहसिन नकवी ने बहुत पहले कहा था, मैं उनके चंद अशार यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर, मैं किसी फिरका वारियत की बात नहीं कर रही, उससे हट कर एक सोच है उनकी। वो कहते हैं कि अगर नादे अली पढ़ने की रस्म इजाद हो जाए
मतलब नामे अली, हैदर कर्रार, जो शेरे खुदा थे, जिनके जिनके नाम से बहुत सौ के भले हो जाते हैं, जो रसूल खुदा के चहीते और जिनके बगैर जंग में रसूल खुदा जाने को तैयार नहीं होते थे, उनके नाम में कितनी तासीर है, उनके जिक्र में कितनी तासीर है, उनकी फतूहात को पढ़ें, उनकी हिकमत अमली को पढ़ें, जंगी हालत में क्या करते थे। तो अगर नादे अली पढ़ने की रस्म इजाद हो जाए तो हर सीने में एक ताजा नजफ आबाद हो जाए। और लबे हैदर की जुम्बिश पर कहा तौहीद ने अक्सर, हमारे हक में भी खुतबा कोई इरशाद हो जाए, न काबे पर चढ़ाई हो। देखिए कितना मिलता है इस दौर से ये मिसरा। न काबे पर चढ़ाई हो, न काबे पर चढ़ाई हो, न उजड़े बाबरी मस्जिद, मुसलमानों को दर से या अली गर याद हो जाए। और अगर नामे अली, अगर अहले वतन नामे अली लेकर बढ़े हर दम, अगर अहले वतन नामे अली लेकर बढ़े हर दम, मेरा ईमान है कि कश्मीर तक आजाद हो जाए। तो कश्मीर को आजाद करना है तो दर से या अली को याद करना है। ये है मेरी छोटी सी सलामत रहे और हम सबकी ये कोशिश इसी तरह जारी रहे और एक दिन कश्मीर जरूर जरूर आजाद होगा। ये हमारा ईमान है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे शफक जाफरी साहिबा को और डॉक्टर साहब को इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ आपकी खिदमत में दूसरा एपिसोड लेके आएंगे और अलग मौजूआत पे बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।